नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम झारखंड के मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करेंगे। झारखंड के मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन दो भागों में बांट के किया जाता है। एक है सल्तनत कालीन और दूसरा है मुगल कालीन। तो आज की इस क्लास में हम सल्तनत कालीन झारखंड की चर्चा करेंगे। और सल्तनत काल में के जो शासक थे, यहाँ पे उन्होंने सीधे तौर पे आक्रमण नहीं किया था, बल्कि जब वे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए यहाँ से अपने क्षेत्र से बंगाल या बिहार की ओर बढ़ रहे थे, तो उसी बीच वो यहाँ से होके गुजरे थे। और उसी समय जो छिटपुट यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई थी, बस उतनी ही जानकारी है सल्तनत काल के झारखंड के बारे में। तो आइए देखते हैं हम सल्तनत कालीन झारखंड जो है उसमें हम 5 वंशों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है गुलाम वंश, फिर है खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश और फिर लोधी वंश। तो ये है सल्तनत कालीन जो वंश थे जो शासन कर रहे थे भारत पे, उनके बारे में है। और उन्हीं के दौरान वे झारखंड में कब आते हैं और उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो सल्तनत काल में अगर देखा जाए तो झारखंड हमेशा स्वतंत्र ही बना रहा। सल्तनत कालीन शासकों का यहाँ किसी तरह का प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ये झारखंड जो है सदैव स्वतंत्र बना रहा। मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक, किसी किसी बुक में मोहम्मद गौरी का उल्लेख किया गया है और किसी किसी बुक में जो है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का चर्चा किया गया है कि उनके जो सेनापति थे बख्तियार खलजी, ये बिहार और बंगाल विजय अभियान के दौरान झारखंड से गुजरे थे। बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार बंगाल विजय अभियान के दौरान जो है झारखंड से होकर गुजरे थे। फिर बंगाल के जो सैन वंश के शासक थे, सैन वंश के जो राजा थे लक्ष्मण सेन, उनकी राजधानी थी नादिया और यहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया था। किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बिहार बंगाल अभियान के दौरान वे झारखंड से होकर गुजरे थे और यहाँ यही इसी रास्ते से होते हुए जब वे बंगाल पे आक्रमण करते हैं तो उस समय वहां पे शासन था सैन वंश का और उसके राजा थे लक्ष्मण सेन और उनकी जो राजधानी थी वो नादिया थी और उसी पे वे आक्रमण करते हैं। फिर हम आते हैं, ये तो हो गया मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब आते हैं कि गुलाम वंश के और भी जो प्रमुख शासक थे जैसे कि इल्तुतमिश और बलबन। गुलाम वंश के जो प्रमुख शासक थे इल्तुतमिश और बलबन, उन्होंने भी झारखंड में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय जो झारखंड में नागवंशी शासक हरिकर्ण का शासन था और उन्होंने बहुत ही मजबूती से उनका विरोध किया था और विरोध करने के दौरान जो है वो अपनी सत्ता कायम करने में, अपनी सत्ता बनाए रखने में सफल रहे। और इनका जो प्रयास था इल्तुतमिश और बलबन का, उनका प्रयास को उन्होंने विफल कर दिया था। किसने विफल कर दिया था? तो नागवंश के शासक थे हरिकर्ण, इन्होंने ही प्रयास विफल कर दिया था इल्तुतमिश और बलबन का। अब देखते हैं हम खिलजी वंश के समय झारखंड में क्या क्या घटनाएं घटी थी। खिलजी वंश का क्या प्रभाव रहा झारखंड पे? तो खिलजी वंश का जो समय था वो था 1290 से 1320 ईस्वी। इस समय जो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे छज्जू मलिक, नाम जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे छज्जू मलिक। इन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ये आक्रमण कब किया था? तो ये किया था इन्होंने 1310 ईस्वी में। 1310 में इन्होंने आक्रमण किया था और उस समय नागवंशी शासकों को कर देने के लिए विवश भी किया था, यानी इन्होंने यहाँ अपना आधिपत्य जमा लिया था और यहाँ से वे कर वसूली भी करने लगे थे नागवंशी शासकों के द्वारा। फिर आता है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो प्रभाव है वो झारखंड में क्या रहा इसके बारे में जानेंगे। तो इनका जो समय था वो था 1320 से 1412 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय इसमें आता है, इसमें 2 शासक हैं जो जिनका प्रभाव झारखंड पर देखने को मिलता है। एक है मोहम्मद बिन तुगलक और एक है फिरोज तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय था वो था 1325 से 1351 ईस्वी और इनके जो सेनापति थे मलिक बयां, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति थे मलिक बयां और इन्होंने हजारीबाग के चाई चप्पा पे, हजारीबाग का एक क्षेत्र है चाई चप्पा,
जो कि कहीं कहीं किसी बुक में इसका नाम चाई चंबर भी दिया गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाई चापा रहे या चाई चंबर है, दोनों एक ही जगह का नाम है। तो इस पर इन्होंने आक्रमण किया था। किसने किया था? तो ये किया था मलिक बयां। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां ने चाई हजारीबाग के चाई चापा पे आक्रमण किया था। एक संथाली स्रोत में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो आक्रमण हुआ था मलिक बयां के द्वारा, वो संथाली स्रोत में बताया गया कि ये इब्राहिम अली के नेतृत्व में किया गया था। चाई चापा का जो आक्रमण है वो इब्राहिम अली के द्वारा किया गया था, ये बताया गया है किसमें? तो एक संथाली स्रोत में ऐसा बताया गया है। फिर इनके बाद जो काल आता है वो आता है फिरोज तुगलक का। फिरोज तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो है 1351 से 1388 ईस्वी। और इनके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि जिस समय इनका झारखंड में जो प्रभाव देखने को मिलता है, उस समय बंगाल के शासक थे शमसुद्दीन इलियास शाह। बंगाल के शासक थे शमसुद्दीन इलियास शाह और इनका शासन क्षेत्र था हजारीबाग के सतगावा। इनका शासन क्षेत्र जो था बंगाल के थे और इनका शासन क्षेत्र था कहां तक? हजारीबाग के सतगावा तक। और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने इनको क्या किया था? पराजित कर दिया था और सतगावा को अपनी राजधानी बनाई थी। यानी शमसुद्दीन इलियास शाह को इन्होंने पराजित किया था। किन्होंने? तो फिरोज शाह तुगलक ने, और हजारीबाग के सतगावा को अपनी राजधानी बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिर जो झारखंड में फिरोज शाह तुगलक का जिस समय यहाँ पे प्रभाव था, उस समय जो झारखंड के जो शासक थे वे कौन थे? तो वे थे शिवदास कर्ण। झारखंड के शासक थे शिवदास कर्ण। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय झारखंड के कौन से शासक थे? तो वो थे शिवदास कर्ण। तो आइए हम आगे देखते हैं सैयद वंश। अब आता है सैयद वंश का प्रभाव झारखंड पे। सैयद वंश का जो समय है वो है 1412 ईस्वी से 1451 ईस्वी। सैयद वंश के समय जो उनके सुल्तान थे, उन्होंने झारखंड में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एकमात्र सल्तनत कालीन वंश था जिसने झारखंड में कोई भी आक्रमण नहीं किया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में कौन सा ऐसा वंश था जिसका झारखंड में किसी भी तरह का आक्रमण नहीं हुआ। तो ये था सैयद वंश। अब आते हैं हम लोधी वंश पे। लोधी वंश का प्रभाव झारखंड पे क्या रहा? इसका जो समय है वो है 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का अगर डायरेक्ट प्रभाव देखा जाए तो झारखंड में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उस समय जो उनके समकालीन राजा थे, जैसे कि उड़ीसा के गजपति वंश के संस्थापक थे कपिलेंद्र गजपति। इन्होंने झारखंड के मुख्य क्षेत्र जैसे कि छोटा नागपुर, हजारीबाग और संथाल परगना पर अपना अधिकार जमा लिया था। और उस समय जो झारखंड के समकालीन शासक थे, गजपति कपिलेंद्र के समय या लोधी वंश के समय जो झारखंड के समकालीन शासक थे वे थे कौन? तो छत्रकर्ण, विराटकर्ण और प्रतापकर्ण। फिर प्रतापकर्ण के शासन काल में यहाँ के स्थानीय राजाओं ने विद्रोह कर दिया था और उन स्थानीय राजाओं में थे धारवाड़ के राजा, तमाड़ के राजा और संध्या के राजा, जिनमें जो सबसे प्रमुख विद्रोह जो जानने में हम लोग जिसे जानते हैं वो है तमाड़ का विद्रोह। तमाड़ का विद्रोह जो कि रांची में है, ये सबसे प्रमुख विद्रोह था प्रतापकर्ण के समय में स्थानीय राजाओं का। फिर आता है कि छत्रकर्ण के समय में रक्सेलों का विद्रोह हुआ था। छत्रकर्ण के समय रक्सेलों का विद्रोह हुआ था और ये विद्रोह जो है वो कोराम्बे में हुआ था। रक्सेल और छत्रकर्ण के बीच जो ये विद्रोह कोराम्बे में हुआ था, इसलिए कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी भी कहा जाता है। एक बहुत ही भयंकर संघर्ष हुआ था इन दोनों के बीच में, छत्रकर्ण और साथ ही रक्सेलों के बीच, इसलिए इसे झारखंड का हल्दी घाटी भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कोराम्बे। लोधी वंश के बाद हम कुछ अन्य जानकारियां भी हासिल कर लेते हैं। तो ये है आदिल शाह द्वितीय के बारे में। आदिल शाह द्वितीय जिनका समय था 1457 से 1501 ईस्वी।
ये खान देश के शासक थे और इन्होंने एक सैन्य दल को झारखंड में भेजा था, अपने एक महत्वपूर्ण सैन्य दल को झारखंड में भेजा था। इसलिए इन्हें झारखंडी सुल्तान भी कहा जाता है या जंगल का राजा भी इनको नाम दिया गया है। झारखंडी सुल्तान किन्हें कहा जाता है, तो ये है आदिल शाह द्वितीय। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिनको जानना जरूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। गुलाम वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की जो छावनियां थी वे झारखंड की सीमा पर थी, झारखंड की सीमाओं पर उनकी छावनियां बनाई गई थी। फिर है कि अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति थे मलिक काफूर, जो कि जब दक्षिण भारत के विजय अभियान में लगे हुए थे उस दौरान वे झारखंड से होकर गुजरे थे। फिर आता है कि झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय जाता है चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि ये झारखंड के कोराम्बे से होके गुजरे थे और यहाँ पे उन्होंने अपना निवास भी बनाया था। और इन्हीं के चैतन्य चरितामृत में तेलियागढ़ी दुर्ग का प्रथम उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी जानकारियां जो हमने आज हासिल की हैं वो है झारखंड के मध्यकालीन इतिहास का जो प्रथम भाग है सल्तनत कालीन झारखंड, उसके दौरान हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे झारखंड का मुगल कालीन जो समय है उसमें कौन कौन से प्रभाव जो है झारखंड में देखने को मिले और कौन कौन से शासकों के समय में और कहाँ कहाँ अधिकार किए गए थे मुगल कालीन झारखंड में। तो तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।